भारत के इतिहास में महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अलावा ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ है जिसने महान सेनापति, वीर सैनिक, राजनीति, कूटनीति वगैरह वगैरह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी महारत का लोहा मनवाया हो। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा महान व्यक्तित्व थे जिनका मार्ग कभी भी कोई निजी स्वार्थ नहीं रोक सका। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक नामक जगह में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था और माँ का नाम प्रभावती देवी था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब भी दिया था। नेताजी एक बहुत मेधावी छात्र थे। उन्होंने इंग्लैंड में जाकर ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे चाहते तो उच्च अधिकारी के पद पर आसीन हो सकते थे, लेकिन उनकी देशभक्ति की भावना ने उन्हें कुछ अलग करने के लिए प्रेरित किया। उनके पिताजी ने उनको समझाते हुए कहा कि बड़ा अधिकारी बनने पर हजारों देशवासी तुम्हें नमन करेंगे। इस पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं लोगों पर नहीं, उनके दिलों पर राज करना चाहता हूँ, उनका हृदय सम्राट बनना चाहता हूँ। बोस जी नौकरी छोड़कर भारत आ गए और यहाँ पर गांधी जी से मिले और कांग्रेस से जुड़ गए। गांधी जी के प्रभाव वाली कांग्रेस कुछ ही समय में सुभाष चंद्र बोस के विचारों के प्रभाव में आ गई। इस बात से गांधी जी थोड़े घबरा भी गए। बहुत जल्द ही सुभाष चंद्र बोस देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। 1931 में गांधी इरविन समझौते में भगत सिंह की मौत की सज़ा के खिलाफ मजबूती से आवाज़ न उठाने से बोस जो हैं वो गांधी जी से नाराज़ हो गए थे। 1939 में उनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। गांधी जी ने अपने निजी हार के रूप में इसको लिया। तब बोस ने खुद ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, मतलब त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने गर्मपंथी तत्वों को साथ जुटाने की उम्मीद में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। लेकिन सन 1940 ईस्वी में वह पुनः बंदी बना लिए गए, लेकिन वे फरार होकर यूरोप पहुंच गए। इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर से मुलाकात की और उनसे अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में मदद करने का वचन ले लिया और उनको वचन भी दिया। जून 1943 में उन्होंने घोषणा की कि अंग्रेज़ों से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे खुद अपना साम्राज्य छोड़ देंगे, इसलिए हमें भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। यूरोप से जापान आए और उनसे सहायता का वचन लिया। सिंगापुर में रास बिहारी बोस ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रधानमंत्री सेनापति भी बन गए। उन्होंने जापानी सेना द्वारा अंग्रेज़ों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती कर लिया। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मानचुको और आयरलैंड समेत 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष बोस इन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी जी के नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और आज़ाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी। मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी।
मैं इस बात का कायल हो चुका हूँ कि यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरने को तैयार रहना चाहिए। अगर मुझे उम्मीद होती कि आज़ादी पाने का एक और सुनहरा मौका अपनी ज़िंदगी में हमें मिलेगा तो मैं शायद घर छोड़ता ही नहीं। मैंने जो कुछ किया है अपने देश के लिए किया है, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी के लिए पहली बार राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने फौज के कई ब्रिगेड बनाकर उन्हें नाम दिए। महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आज़ाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड और सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के सेनापति शाहनवाज खां थे। आज़ाद हिंद फौज की महिला फौज रानी झांसी रेजिमेंट में कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, जो पेशे से डॉक्टर थी, सिंगापुर गई थी और आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। 1998 ईस्वी में भारत की सरकार ने उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 22 सितंबर 1944 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की हार के बाद नेताजी ने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज़ से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। उनकी गुमशुदगी को हवाई दुर्घटना में मौत बताया गया, लेकिन वास्तव में उनका क्या हुआ यह आज तक रहस्य बना हुआ है। हवाई दुर्घटना में मौत वाली बात पर न अंग्रेज विश्वास करते थे और न ही भारत के लोग। देश आज़ाद करते समय अंग्रेज़ों ने प्रमुख शर्त रखी थी कि सुभाष चंद्र बोस के मिलने पर उनको अंग्रेज़ों को सौंपना होगा। नेहरू जी और गांधी जी ने भी अंग्रेज़ों से यह आश्वासन लिया कि अंग्रेज देश को आज़ाद करने की घोषणा में किसी भी रूप में बोस का उल्लेख नहीं करेंगे। बोस के गायब होने में सबसे विश्वसनीय थ्योरी यह मानी जाती है कि वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान की हार के बाद सहायता के लिए वे रूस चले गए और रूस लोगों की सहायता के बजाय उनको बंदी बना लिया रूसियों ने। रूस को लगा कि आज़ाद भारत में बोस के बजाय नेहरू से उनको ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा और नेहरू की वजह से उनको आज़ाद नहीं किया। ये थ्योरी है। जय गुरुदेव और गुमनामी बाबा जैसे बाबाओं के भी बोस होने का दावा किया जाता रहा है, लेकिन उनके चाहने वालों के अलावा कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता है। आधिकारिक रूप से 18 अगस्त 1945 को ताइवान की हवाई दुर्घटना में ही उनकी मृत्यु होना माना जाता है। हालांकि ताइवान का कहना है कि उस दिन वहां कोई हवाई दुर्घटना नहीं हुई थी। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किला में नवंबर 1945 ईस्वी को झूठा मुकदमा चलाया और फौज के मुख्य सेनानी कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लों और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाया। यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि ये तीन में एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख थे। यानी आज़ाद हिंद फौज में भी ये जो धर्म संप्रदाय मजहब का सौहार्द था, इनके पक्ष में सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और KN काटजू जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने दलीलें दी, लेकिन फिर भी इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। आम जनमानस भड़क उठे और अपने दिल में जल रहे मशालों को हाथों में थामकर उन्होंने इसका विरोध किया। नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर आखिर में तत्कालीन वायसराय वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर
इनकी मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ कर दिया। तो ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी और उनकी आज़ाद हिंद फौज। तो ये कहानी जो कि सच्ची कहानी है, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बिल्कुल इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।